हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन जो मैंने पोस्ट किया हुआ था 19 जून का। तो जो बच्चे कंटिन्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं यार वो करते रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला कि ज़्यादा नहीं, आपको 1 मंथ कंटिन्यू इसको फॉलो करना है। अगर आप 1 मंथ कंटिन्यू फॉलो कर पाते हो साथ में तो आपको बेनिफिट भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। नॉन टेक क्वेश्चन जितना भी डिस्कस करता हूँ बैकग्राउंड वाला, वो आपको क्या करना है, नोट्स उसको बनाते रहना है, तभी उसका बेनिफिट आपको होने वाला है। बस आप ये फॉलो करके देखो, अगर बेनिफिट नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फायर ट्यूब बॉयलर। तो बॉयलर जो होता है ना वो आपका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस्ड पे, ऑपरेशन के बेस्ड पे किया गया है। जैसे कि आपका फायर ट्यूब बॉयलर हो गया, वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया। तो फायर ट्यूब बॉयलर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भैया जो ट्यूब रहेगा ना उसके अंदर क्या रहेगा, फायर रहेगा, और इसके आउटसाइड में क्या रहेंगे, इसके आउटसाइड में आपके वाटर रहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा होता है, कोकरन, लंकाशायर और कॉर्निश, ये तीनों जो है आपके ये फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नॉन ऑफ दी एबव, ठीक है। इसने क्या पूछा था कि कौन सा नहीं है, लेकिन सारे हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए माउंटिंग डिवाइस। माउंटिंग डिवाइस को बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस। मतलब एक होता है एसेसरीज होता है। एसेसरीज वो चीज़ें होती है जो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। जैसे कि अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करूं तो इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर एंड फ्री हीटर, दिस ऑल 3 आर द एसेसरीज ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। और जो माउंटिंग डिवाइस होती है वो कि एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होती है, जैसे कि फ्यूजिबल प्लग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीट ट्रांसफर कंसेप्ट इज़ फ्रॉम विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल यार आप लोग कंफ्यूज मत करना, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार हर एग्जाम में आते हैं कि हीट ट्रांसफर। देखो क्लॉसियस ने एक स्टेटमेंट दिया था ना कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क इनपुट। मतलब इसने बोला कि अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट को पहुंचाना है तो बिना वर्क किए आप पहुंचा ही नहीं सकते हो। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकला था, और नेचुरल कंसेप्ट है यार कि हमेशा हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फॉलो करता है। इसीलिए हीट ट्रांसफ़र का जो कंसेप्ट है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आया है। फर्स्ट लॉ बात करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि जो टोटल एनर्जी होती है पूरी यूनिवर्स की वो कंजर्व रहेगी। ना ही आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही इसका डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप सिर्फ एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हो। जीरोथ लॉ बात करता है आपका टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में या थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेगा आपका। थर्ड लॉ बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉल बिलो द टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इससे जो कम है वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये थर्ड लॉ होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट जो होता है ये सेकंड लॉ से आया हुआ है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, तो जो इंटरनल एनर्जी होता है, जैसे कि जब हम लोग हीट ट्रांसफर निकालते हैं किसके केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, तो वो क्या निकल का था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जब आपका वर्क डन होता है वो जीरो हो जाता है, कि पी इंटू डी वी लिखते हो तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल के आता है कितना लिखते हो, एम सी वी डेल्टा टी। तो आइडियल गैस के केस में या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो सिर्फ ओनली टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत और इसका आंसर सही भी की हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मोड जो है उसमें मीडियम की रिक्वायर, मीडियम मतलब कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन का सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के कारण हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये मीडियम हो गया आपका। और कंडक्शन हीट ट्रांसफर किसके द्वारा दिया गया, फोरियर्स लॉ के द्वारा गया है, जहाँ से आप हीट ट्रांसफर रेट निकालते हो KA/DT/dx, जहाँ के को थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हो। और दुनिया में डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है 2300 वाट पर मीटर पर केल्विन। लेकिन पूछेगा मेटल के केस में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सिल्वर का होता है 420 वाट पर मीटर पर केल्विन के अप्रोक्स होता है। फिर कॉपर का हो गया, फिर एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है। और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो होता है ये आपका किसके लिए, ये फ्लूइड के लिए है, ठीक है। ये न्यूटन्स के द्वारा दिया गया है। और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हम लोग लिखते हैं HA
चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ पे एच को बोला जाता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसका यूनिट एग्जाम में पूछा जाता है ये होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन होता है, ठीक है। और रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि ये जो है ये निर्वात में भी भाई क्या कर सकता है, हीट का ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि हमें जो थर्मल रेडिएशन जो हमें आता है सूरज से, तो कहीं कहीं जहाँ पर मतलब एयर का मीडियम नहीं है फिर भी वो वहाँ से क्रॉस करके आता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भाई आपका रेडिएशन है वो क्या है आपका एक तरह से जो सन से आ रही है वो भी बिना किसी मीडियम से जब वो निकल के आती है, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा ये होता है मोड होता है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर हो गया। और स्टीफन का जो इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह लेते हैं हम लोग के करके बोलते हैं किसमें, आपका रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र में। और रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र आप लोग निकालते किस हो, ए एप्सिलॉन सिग्मा T1 के पावर में 4 माइनस T2 के पावर में 4, जहाँ सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए 5.67 इंटू 10⁻⁸। और इसका अगर यूनिट पूछेगा तो ये होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर में 4 होता है। क्लियर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ने सही आंसर किया हुआ। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़ मत करना कि मेटल के केस में जो है ना, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है मतलब हीट का जो ट्रांसफ़र होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और आपके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण भी होता है। तो 70% जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए और 30% ओनली मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण, ठीक है। तो जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है ना वो कम हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर फ्लो कम हो जाएगा तो जो पहले हीट को ट्रांसफ़र कर रहा था भाई अब क्या करेगा, अब कर नहीं पाएगा उतना। तो इसीलिए मेटल के केस में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उस मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होती है वो कम हो जाएगी। लेकिन यही अगर नॉन मेटल का केस रहता ना, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से मेरा हीट ट्रांसफ़र या थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता। क्योंकि थर्मल नॉन मेटल के केस में ओनली मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। क्लियर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। देखो अगर मैं बात करूं तो एक होता न्यूटोनियन फ्लूइड जिसमें आपकी विस्कोसिटी 0 होती है, ठीक है। और एक होता टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, एक होता टाइम इंडिपेंडेंट। जैसे कि एक न्यूटोनियन एक नॉन न्यूटोनियन। तो नॉन न्यूटोनियन के दो पार्ट होते हैं, एक जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम डिपेंडेंट जो टाइम पे डिपेंड करेगा, और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे कौन कौन सा, ये न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, अगर ये शियर स्ट्रेस हो रही है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में जब ग्राफ बनाते हो तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। ये स्यूडोप्लास्टिक, ये आपका डायलेटेंट। तो ये स्यूडोप्लास्टिक और ये आपका जो डायलेटेंट फ्लूइड है ये आपके कौन से नॉन न्यूटोनियन है, लेकिन ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम के साथ डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन आपके बिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक और रियोपेक्टिक, ये तीनों जो होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तो है ही, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड हो जाएगा। क्लियर है। फिर पूछा कि इफ़ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल, तो इसका हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए हाइट क्या होता है, पर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी होता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि कैपिलरी इफेक्ट जो होता है इसमें कोहेजन और एडेशन दोनों का इफेक्ट के कारण होता है। कोहेजन जो होता है वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, और एडेशन जो होता है ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन बॉन्ड होता है। तो डायमीटर को अगर डबल करोगे तो भाई हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही आंसर बहुत बंदों ने किया हुआ है। फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होना चाहिए, वो इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट। मतलब अगर कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसके भी कोई भी शेप में क्या चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल हम लोग लिखते हैं एक फॉर्मूला सॉम में आप जो लिखते हो 1 - 2 म्यू अपॉन ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड लिखते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए भाई म्यू जो होता है ये 0.5 होता है। तो जैसे म्यू 0.5 रख दोगे तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत सारे बंदों ने यार सही आंसर किया है इसका। जो मटेरियल है उसके लिए कौन सी थ्योरी सपोर्ट करती है, तो जो रैंकाइंस थ्योरी होती है वो ब्रिटल मटेरियल को सपोर्ट करती है। ट्रेस्का और गेस्ट थ्योरी जो होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जिसको बोलते हैं ये डक्टाइल मटेरियल को सपोर्ट करता है। क्लियर है। तो इसलिए इसका आंसर का सी हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय अ बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखो यहाँ पे जब हम लोग अगर माइल्ड स्टील की बात करूँ मैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ बनाते हो ना तो कुछ इस तरीके से बनाते हो। तो अगर ये इलास्टिक लिमिट है, विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर ई के बीच में भाई कहीं भी जो भी एनर्जी स्टोर कर सकता है तो उसको बोल देते हैं क्या, रेजिलेंस, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा।
लेकिन बोलेगा अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब आपने जीरो से लगा के आप ई पॉइंट तक पहुंच जाते हो तो उसको बोलते हैं कि अप टू इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बॉडी उसको बोलेंगे प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, और प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी को स्टोर करेगा उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ तक क्या मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ तक जितना भी एनर्जी को स्टोर करता है उसको बोलते हैं टफनेस, और टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वही आपको कराता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। क्लियर है, मतलब टफनेस मतलब क्या कि जितना फ्रैक्चर होने के पहले जितना भी एनर्जी को स्टोर कर लेता है बॉडी आपका, तो उस वही क्या शो करता है, उस मटेरियल का टफनेस को बारे में बताता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच द फॉलोइंग आर्टिकल जो है वो हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, पहले पढ़ लिया करो यार, उसका आंसर दिया करो। हाई कोर्ट के बारे में 214 होता है और 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 32 जो होता है ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर आपका हनन होता है जो कि 12 से 35 के बीच में आता है तो आप आर्टिकल 32 के हेल्प से आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने बोला है हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर इस क्वेश्चन क्या है, हाई कोर्ट आपका 214 में है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री केम टू इंडिया, कौन आया था भैया, फर्स्ट आया था क्या, पोर्तुगल आया था। ठीक है, उसके बाद डच आया था, फिर इंग्लिश आया था। इंग्लिश मतलब अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो होता है किसके प्रेजेंस में हुआ था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, मतलब जो बंगाल था उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ये हमारे इंडिया के ईस्ट वाले पार्ट में आता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया ये जब बंगाल से डिवाइड हुआ था तो ये वेस्ट पार्ट में था, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। और जो ईस्ट बंगाल अभी जो है ये अभी बांग्लादेश बन गया है, ये 1971 में बना था, जिसको हम लोग पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके इसको अलग करवाए थे। ठीक है, वेरन हेस्टिंग कौन है, अगर पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है तो वेरन हेस्टिंग हो गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है भैया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट वायसराय पूछ देगा, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है तो वो लॉर्ड कैनिंग है। क्लियर है, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो भैया ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्हीं को बोला जाता है इंडियन जो फादर, मतलब सिविल सर्विस जो होता है हमारे कंट्री में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर ही ये स्टार्ट हुआ था, उन्हीं के जो आपका पीरियड था, टाइम पीरियड उनका, तो उसी में हमारे सिविल सर्विस वगैरह जो एग्ज़ाम होता है वो स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड मायो जो है इनके द्वारा फर्स्ट सेंसेक्स जो होता है जनगणना ये प्रस्तुत किया गया था 1871 में। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या ये लास्ट वायसराय थे, और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के भी वायसराय बने थे। ठीक है, जब हमारे देश आज़ाद हो गई थी। और लॉर्ड माउंटबेटन का ही प्लान था जिसमें आपका इंडिया और पाकिस्तान का भैया बीच में लाइन जो रहा था उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिप लाइन बोलते हैं। ठीक है, रेड क्लिप लाइन खींचा गया था। और पता होगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल वो कहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है, ये आपका पाकिस्तान और इंडिया के एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं बात करूँ चाइना के साथ हमारा कौन सा लाइन है जो बांटता है इंडिया और चाइना को, वो मैक मोहन कहलाता है। ठीक है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन कहलाता है। क्लियर है, फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, मतलब सन से सबसे दूर कौन सा प्लेनेट रहता है तो भाई वो कौन सा, नेपच्यून होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे सामने कौन होता है, मरकरी होता है। और जुपिटर जो होता है ये सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे किसका, सोलर सिस्टम का। और मार्स और जुपिटर के बीच में क्या रहता है, एस्ट्रॉयड के वाला जो बेल्ट रहता है आपका, जो एस्ट्रॉयड रहता है ना मार्स और जुपिटर के बीच में रहता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्लियर है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो कंचनजंगा जो है भैया सिक्किम से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे मानस जो हो गया, मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये आसाम से बिलोंग करता है। नंदा देवी जो हो गया ये आपका उत्तराखंड से बिलोंग करता है। वेस्ट बंगाल में क्या सुंदरबन डेल्टा है। तो ये सारे कुछ आपको याद रखना क्योंकि इससे भैया क्वेश्चन बन जाते हैं, आए भी है पास्ट में क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन था भैया, तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम रीडिंग देते थे, ये -40 डिग्री पे देते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्लियर है, एट व्हाट हाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो रिवॉल्व करती है अराउंड द, अगर ये अर्थ है ना तो अर्थ के चारों साइड में जो चक्कर लगाता है जो सैटेलाइट उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर रहता है। और इसका टाइम पीरियड मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में कितना 24 आवर ही होता है जो अर्थ का रहता है। ठीक है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस व्हीकल में हम लोग से लॉन्च करते हैं उस व्हीकल का नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अर्थ के जो पोल होता है नॉर्थ और साउथ पोल में जो सैटेलाइट होता है उसको
हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। और जिस मतलब व्हीकल से उसको लॉन्च किया जाता है उस सैटेलाइट को, उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। क्लियर है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है वो अर्थ से 800 किलोमीटर ऊपर में होता है, और इसका टाइम पीरियड जो होता है ये ओनली 84 मिनट होता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कितना 24 आवर होता है। क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है। विच गैस इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस में क्या होता है कि चारों साइड एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैस होती है जो सन से जो रे आती है तो कुछ अर्थ का सरफेस उसको एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब रिफ्लेक्ट होकर ये स्पेस में जाने का टाइम रहता है उस टाइम ये सारी जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनको पकड़ कर रख लेती है। तो फिर ये क्या होता है, फिर हमारे ये अर्थ में इसको भेज दिया जाता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ता है इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ये जो गैस जो इन सारे गैस को ट्रैप करके रख लेती है, उन सारे गैस का नाम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। जैसे मिथेन, CO2, H2, ये सारे ग्रीन हाउस गैस ही आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको ये याद रखना है। आई होप अगर डिस्कशन में अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर देना, और आप लोग कंटिन्यू भैया अटैम्प्ट करते रहो क्वेश्चंस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर का यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।